हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिकॉर्न स्टडी में। देखिए दोस्तों, हमारा उत्तराखंड का इतिहास चल रहा था और इतिहास में हम आपके लिए थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। और हमारा जगत चंद चल रहा था और इसके बारे में कुछ रह गया था दोस्तों, तो थर्ड वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे चंद वंश का अवनति काल, तो इसके बारे में दोस्तों, जगत चंद का उत्तराधिकारी जो होता था वह देवीचंद होता था। विक्रमादित्य बनने के चक्कर में देवीचंद ने काफ़ी धन बर्बाद किया था। देवीचंद को कुमाऊँ का तुगलक भी कहा गया है। देवीचंद के बाद क्रमशः अजीत चंद, कल्याण चंद, दीपचंद, मोहन चंद, प्रद्युमन चंद, शिवचंद और अंतिम राजा महेंद्र चंद थे। कल्याण चंद्र के चतुर्थ के समय 1743 से 1745 ईस्वी को कुमाऊँ पर रुहेलों का आक्रमण हुआ था। कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में चौमहल बनवाया था दोस्तों। 1743 ईस्वी में रुहेल खंडिया कटेर के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊँ पर आक्रमण किया। इसी समय अवध के नवाब मंसूर अली खान ने भी कुमाऊँ के तराई क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बालो कल्याण चंद के समय खगमरा किले से राजधानी आलमगढ़ में स्थानांतरित कर उसका नाम बाद में अल्मोड़ा रखा गया। यानी जो दोस्तों अल्मोड़ा है फिलहाल, उसका पहले नाम आलमगढ़ था। गंगोली व दानपुर पर कब्जा बालो कल्याण चंद के समय ही हुआ था। 1745 ईस्वी में शिवदेव जोशी के नेतृत्व में चंद सेना ने 12 खेरी के रुहेलों को खदेड़ा था। 1747 ईस्वी में दीपचंद शासक बना। इसके समय सत्ता शिवदेव जोशी के हाथ में थी। चंद राज्य में पंवार शासक के आक्रमण में हर्षदेव जोशी ने सहायता की। प्रद्युमन शाह चंद राज्य का शासक बना। नेक्स्ट दोस्तों, चंदों का प्रशासनिक ढांचा, यानी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊँ पर आया था। लक्ष्मीचंद का उपनाम लखुली बिराली था। देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि लक्ष्मीचंद का उपनाम क्या था, तो लखुली बिराली था। मुगलों के सम्मुख बीगी बिल्ली बनकर रहता था। कत्यूरी राजा की उपाधि रजबार थी। चंदों के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गुस्साई लगाते थे। भारती चंद के जाग ताम्रपत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगता था और जो रतन चंद था उसके बाद कुंवर लगता था। अतः रतन चंद जो था वह एक उसका छोटा पुत्र था। चंद राजा की उपाधि श्रीराज धीराज महाराजा धीराज थी। ताम्रपत्रों के लेखक जोशी होते थे, जिन्हें जोशी कहा जाता था। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावती जो काली व चंपावती नदी के तट पर थी। चंदों की दूसरी राजधानी अल्मोड़ा व आलमगढ़ में कोसी नदी के तट पर स्थित थी। राजधानी के लिए बुंगा राजपुर राजधानी शब्द का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। चंद राजमहल का चौमहल कहते थे। देवी सिंह के समय देवीपुर राजधानी थी। चंदों के शासन की बात कर लेते हैं दोस्तों। राजा चंदों का सर्वोच्च शासक होता था, यानी जो राजा होता था वह चंदों का शासक होता था और प्रधान न्यायाधीश होता था। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था, यानी जो चंद राजा होते थे दोस्तों, उनके जो सेनापति होते थे उनको बख्शी कहा जाता था। चंदों के समय परामदर्शदात्री महरा व भृत्यपाल होते थे। राजा के परामर्शदाताओं को ताम्रपत्र में पोरी 15 विशु कहा गया है। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे। शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी, जाकृत जोशी बड़े विख्यात दीवान या प्रधानमंत्री हुए हैं। कल्याण चंद के समय बलराम चौधरी लेखक थे। चंद शासकों का राज्य 2 मंडलों में विभक्त था। बालो कल्याण चंद ने पृथ्वी चंद्र रजबार को मनकोटी का सामंत बनाया था। भारती चंद ने शोर में विजय बम को अपना सामंत बनाया। रतन चंद ने शीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहाँ का सामंत बनाया था। सामंतों को रजबार की उपाधि तथा राजा को वार्षिक कर देते थे। सामंतों को ठक्कुर भी कहा जाता था। मंडलों के नीचे देश होते थे, तल्लादेश, मल्लादेश, और इनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। शासन की सबसे छोटी इकाई परगना या गरखे होती थी। परगने 2 प्रकार के होते थे, जिसमें एक नागरिक अधिकारी के अधीन व दूसरा नागरिक सैनिक के कमांडर के अधीन होता था। नागरिक परगने के अधिकारी को सीकदार कहते थे। उद्योग चंद के समय माल का सीकदार जगन्नाथ बर्रे और शीरा का सीकदार गंगाराम था। जगत चंद के समय शीरा का सीकदार शत्रुसाल भंडारी था। चंदों के समय कुछ परगने काली, कुमाऊँ, सोर, शीरा, फलदा, कोट, पाली, पछाऊ, कोटली आदि और तराई बाबर में 6 परगने थे, जिसके अंतर्गत बख्शी, माल, मुक्शाड, मंडिया,
कीलपुर व छिनकी है। परगने गरखोन में विभक्त थे। काली कुमाऊं व माल में जिन्हें पट्टी कहते थे उन्हें शोर व शिरा और अन्य परगने में गरखे कहते हैं। गरखे का जो प्रशासक होता था दोस्तों वह उसे नेगी करते हैं। शोर का नेगी शिरोमणि जोशी था। गरखे का गांव में विभक्त थे। गांव का मुख्य सियाना या बूढ़ा होता था दोस्तों, यानी जो गरखे गांव में विभक्त थे गांव का मुखिया जो सियाना या बूढ़ा कहते थे। कल्याण चंद के समय लच्छी गुसाई मनराल वहाँ के 16 गांव का सियाना था। डाकिया राजा को जो डाकिया राजा होते थे दोस्तों दे गल्ला छाड़ा वसूल करता था। पंचनिवेशी नामक पंचायती कचहरी चंदों के समय ही थी, जिसे चार थान भी कहते थे। दंडाधिकारी को डंडे कहा गया है। चंदों के समय सिराकोट कुख्यात कारागार था, जहां राजा दीपचंद को रखा गया था। जगत चंद के समय बादनगढ़ की चढ़ाई के समय वीरेश्वर जोशी वेद कुटिया के द्वारा जासूसी करने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों चंदों की कर नीति क्या थी। यानी कौटिल्य के अंतर्गत सप्तनांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है। उनमें से एक अंग कोश भी है, जिसके अंतर्गत चंदों के समय राजा जिनको रोत कूंट के रूप में जमीन देता था उसे थातवान कहते थे। खायकर करके रूप में अनाज व नकदी दोनों के रूप में देता था। सिरतान जो नगद के रूप में कर देता था। चंदों के समय केनी भूदास होते थे। राजा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रोत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। गल्ला छाड़ा अनाज का छठा भाग होता था। छियोड़ा घरेलू नौकर या दास होते थे। दासियों को छियोड़ी कहा जाता है। अस्कोट के राजबार छियोड़ों को सेवक या विश्वा कहते थे। चंदों के समय 36 राजगर थे, जिन्हें छत्तीसी कहते थे। प्रधान हर गांव में होता था, वह माल गुजारी वसूल करता था। प्रधान वंशानुगत होता था। प्रधान के नीचे कोटल होता था, जो प्रधान के लेखक का काम करता था। चंदों के समय सभी करों के नाम 36 रकम व 32 कलम था, जिसके अंदर 68 कर थे। चंदों की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वह चंपावत थी, आप इमेज में देख सकते हो। और चंदों ने बाद में अपनी जो राजधानी है दूसरी राजधानी अपनी आलमगढ़ यानी अल्मोड़ा बनाई थी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों चंदों के समय कुछ प्रमुख कर। पहला कर है दोस्तों जूलिया, नदी पुलों पर लगने वाला कर, इसे सांगा भी कहते थे। सिरती जो नगद कर होता था दोस्तों, यानी सिरती कर है ये नगद कर था। और प्राय माल बाबर व भोटिया व्यापारियों से ये कर वसूला जाता था। राखिया रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय ये कर लगाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों मांगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। नेक्स्ट कर है खेनी, कपिलिनी यानी कुली बेगार जो है कर, ये इसको खेनी बोला जाता है। अगला कर है दोस्तों कटक, सेना के लिए लिए जाने वाला कर जो है वह कटक है। नेक्स्ट कर है दोस्तों टांडकर, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिए जाने वाला कर। नेक्स्ट है मिझारी, काम करों से लिए जाने वाला कर। नेक्स्ट है साहू, लेखक को देकर। कूत, नगद के बदले दिए जाने वाला जो अनाज है दोस्तों, यानी नगद के बदले जो अनाज दिया जाता था उसको कूत कर बोला जाता था। नेक्स्ट है भेंट, राजा के राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट। रंतगली, मुनाकोट ताम्रपत्र में वर्णन लेखक को दे कर कहा जाता है। सीखदार, नेगी प्राग्ञाधिकारी को देकर बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों कनक, शोका व्यापारियों से श्रवण धूल के रूप में। डाला, गांव के शाने को देकर। मोह, हर परिवार पर लगा हुआ कर। नेक्स्ट दोस्तों भात कर, बड़े उत्सव में भात की दावत को ये कर लगाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों भाग कर, भात कर यह नेक्स्ट है भाग कर, घराटों पर लगने वाला कर। नेक्स्ट है न्यावली कर, न्याय के पाने के लिए जो कर लगाया जाता था उसको न्योवेली कर बोला जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों रोलिये देवल्या, राज परिवार के देवी देवताओं की पूजन के नाम पर जो कर लगाया था उसको रोलिये देवल्या कर बोला जाता है। नेक्स्ट है बजनियार कर, राजा के नर्तकों व नर्तकियों के लिए ये कर लगाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों चौपदार, राजा के मालवाहक या सामान ढोने वालों के लिए जो कर लगाया गया था उसको चौपदार कर बोला जाता है। अगला है दोस्तों घोड़ियालो, राजा के घोड़ों के लिए जो कर लगाया गया था उसको घोड़ियालो बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों चंदों की सामाजिक व्यवस्था। चंद राजा चंद्रवंशी राजपूत थे। कत्तूरी राजाओं का मूल निवास राजस्थान था। नाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उल्लेख तमिल साहित्य में मिलता है। ओझा नामक ब्राह्मण व दवत नामक राजपूत कत्तूरी राजाओं के समय यहाँ आए थे। बशेड़े राजपूत राजस्थान के बांसवाड़े से कुमाऊं आए। घुड़िया यानी
घुरुडिया देवता को ग्वाल देवता भी कहा जाता है। कुमाऊं के सबसे प्राचीनतम देवता एडी व घुरुडिया है। दोनों देवताओं को पशुचारकों द्वारा पूजे जाते हैं। कुमाऊं में ब्राह्मणों के 3 वर्ग थे, जिनमें चौथानी, पंचबीडिया और खस ब्राह्मण सम्मिलित है। राजपूत भी 2 प्रकार के थे, जिसमें आर्य राजपूत खस और खस राजपूत। आर्य राजपूत बाहरी भागों से यहाँ आए थे, जिनमें चंद राजा भी आते हैं। वैश्य वर्ग के लोग शाहू का प्रयोग किया करते थे दोस्तों। कुमाऊं में उत्कीर्ण का काम सुनार व टमटा करते थे। पौरी राजमहल की चौकीदारी करते थे। पिथौरागढ़ जनपद का पुराना नाम सोर था। बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण का मंदिर चंदों ने ही बनवाया था। नेक्स्ट दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख किले। खगमरा किला, जो कि आपका अल्मोड़ा में राजा भीष्मचंद ने बनवाया था। लाल मंडी किला अल्मोड़ा के पलटन बाजार 1563 में कल्याण चंद ने बनवाया। इसे फोर्ट मेरा भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों मल्ला महल किला, कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में ये बनवाया था। राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद ने ये बनवाया था दोस्तों। नेथरा किला अल्मोड़ा में गोरखकालीन के द्वारा ये बनवाया गया था। सिरोमोही किला लोहाघाट, जो कि आपका चंपावत में पड़ता है दोस्तों। गोला चोड़ चंपावत में राजा गोल ने ये बनवाया था। बाणासुर किला यानी चंपावत स्थानीय नाम मारकोट। बाणासुर का जो किला है दोस्तों चंपावत, ये आप इमेज में देख सकते हो। यह है जो बाणासुर का किला है दोस्तों ये। नेक्स्ट है चंद वंश के महत्वपूर्ण बिंदु, यानी चंद वंश का जो राज्य चिन्ह था दोस्तों वह गाय था। चंदों व मुगलों के संबंध का वर्णन जहांगीरनामा व शाहनामा से प्राप्त होता है। कल्याण चंदोदयन की रचना कवि शिव है। पक्षी आखेट पर राजा रूपचंद द्वारा लिखित ग्रंथ है दोस्तों, सैनिक शास्त्रीय ग्रंथ है। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय चंदों की मदद की थी, तो प्रदीप शाह ने मदद की थी। नेपाल में धर्म प्रचार प्रसार किस संत ने किया था? तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा नेपाल में ये प्रचार प्रसार किया गया था दोस्तों। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला जो प्रसिद्ध देवता है वह गंगनाथ है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेपाली भाषा कौन सी है? तो नेवारी और खशखुरी नेपाली भाषा ये है। फकीरचंद का मूल निवास था, फकीरचंद का मूल निवास नेपाल था। कुमाऊं में प्रचलित हरेला, हिल यात्रा, घी त्योहार व ओलग प्रथा देन है, तो ये दोस्तों नेपाल की ही देन है। कुमाऊं के गोरियल या गोल देवता का मूल है, तो दोस्तों ये भी नेपाल में ही है। किस ताम्रपत्र से चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? तो मोनाकोट ताम्रपत्र से चंदों के करों का उल्लेख मिलता है। चंद काल में कुल कितने कर थे? तो दोस्तों चंद काल में कुल 36 कर थे। चंद काल में कुख्यात कारागार था, तो दोस्तों जो कारागार था ये सिराकोट और पिथौरागढ़ ये कारागार था। ताम्रपत्र उत्कीर्णों को चंदों के समय कहा जाता था, तो चंदों के समय इनको सुनार कहा जाता था। कल्याण चंद चतुर्थ के समय कुमाऊं पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों रोहिलों ने सरदार अली मोहम्मद खान ने। कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है, तो देवीचंद को कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद शासक अवनति काल प्रारंभ हुआ था, तो 1720 से जो चंद शासक का अवनति काल प्रारंभ हुआ था 1720 से प्रारंभ हुआ था। किसके समय तराई क्षेत्र से 9 लाख आय होती थी? तो जगत चंद के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख की आय होती थी। भोटियों व हुणियों पर किसने सिरती नामक कर लगाया था? तो बाज बहादुर चंद ने ये कर लगाया था। तिलो रोतेली के समय चंद शासक था, तो उस टाइम दोस्तों बाज बहादुर चंद ही शासक था। एक अधाली बराबर होता था, तो एक अधाली 8 नाली के बराबर होता था। नेक्स्ट है ज्वाला व सिरती नामक कर लगाने का श्रेय जाता है, तो इसका श्रेय दोस्तों लक्ष्मीचंद को जाता है। लक्ष्मीचंद ने ही ये कर लगाया था। थल में शिव मंदिर बनवाया था, तो रुद्रचंद ने थल में शिव मंदिर बनवाया था। किस चंद शासक ने के पवाड़े प्रसिद्ध है? तो भारती चंद के ये प्रसिद्ध है। सोमचंद के समय डोटी का नरेश था, तो सोमचंद के समय जो डोटी का नरेश था वह जयदेव था। किस पुस्तक में थोरचंद का उल्लेख मिलता है? तो किंगडम ऑफ नेपाल की जो पुस्तक है इसमें ये थोरचंद का उल्लेख मिलता है। चंद वंश का सबसे पुरातन अभिलेख 1317 में राजा अभयचंद ने उत्कीर्ण किया था। चंद वंश का 11वां शासक लक्ष्मीचंद था। चंद वंश का 19वां शासक भीष्मचंद है। गरुड़ ज्ञान चंद वंश के 29वें शासक थे। चंद वंश का 45वां शासक रुद्रचंद था। चंद वंश के कुल 62 शासक हुए। अंतिम व 62वां जो चंद शासक था दोस्तों वह महेंद्र चंद था। 61वां चंद शासक शिवचंद था। प्रद्युमन शाह चंद वंश के 59वें शासक थे।
2 बार राजगद्दी पर बैठने वाला जो चंद शासक था दोस्तों वह मोहन चंद था। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि 2 बार राजगद्दी पर बैठने वाला चंद शासक कौन था। तो इसका आंसर है दोस्तों वह मोहन चंद था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा गढ़वाल का परमार या पंवार वंश। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो परमार वंश का संस्थापक था वह कनकपाल था। पंवार वंश के जगतपाल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख 1455 ईस्वी का देवप्रयाग में मिला है। गढ़वाल में 52 गढ़ों में से पहला गढ़ नागपुर गढ़ था। नागपुर गढ़ जौनपुर परगना क्षेत्र में था। नागपुर गढ़ में नाग देवता का मंदिर भी था, इसीलिए इस गढ़ को नागनाथगढ़ भी कहा जाता है। नागपुर गढ़ का अंतिम गढ़पति भजन सिंह था। दूसरा गढ़ कोलीगढ़ बछवाड़ बिष्ट से संबंधित था। तीसरे गढ़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा गढ़ रवाड़गढ़ जो बद्रीनाथ के निकट स्थित है। चौथा गढ़ फल्याणगढ़ को शमशेर सिंह नामक व्यक्ति ने ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। पांचवा गढ़ बांगरगढ़ नागवंशी राणा जाति से संबंधित था। छठवां गढ़ है दोस्तों कूलीगढ़ जो सजवान जाति का था, इसे जोरासी गढ़ भी कहा जाता है। सातवां गढ़ भरपूरगढ़ का अंतिम गढ़पति गोविंद सिंह था। आठवां गढ़ कुजंगीगढ़ जिसका अंतिम गढ़पति सुल्तान सिंह था। नौवां गढ़ सिलगढ़ जिसका अंतिम गढ़पति सजवान शबल सिंह थे। 10वां गढ़ मुंगरागढ़ रवाई क्षेत्र में रावत जाति का था, लेकिन अब यह रोतेला रहते हैं। यहाँ पर जो अब रहते हैं वह रोतेला रहते हैं दोस्तों। 11वां गढ़ रेकागढ़ का अंतिम राजा रमोला जयचंद था। 13वां गढ़ उप्पूगढ़ उदयपुर के चौहान कप्पू अंतिम गढ़पति थे। बधानगढ़ पिंडर नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है। लोहाबगढ़ में नेगी जाति अंतिम गढ़पति दिलेवर व प्रमोद सिंह थे। दशोलीगढ़ का प्रतापी राजा मालवर सिंह था और न्यालगढ़ का जो अंतिम सरदार था वह बुग्गू था दोस्तों। गढ़वाल परमार वंश में राजाओं की सूची में विकेट अनुसार, ठीक है दोस्तों, इन चंदपुर गढ़ का जो प्रतापी शासक था वह भानु प्रताप था। परमार व पंवार वंश में कुल 60 राजा हुए हैं दोस्तों। पंवार या परमार वंश का प्रथम शासक जो था वह कनकपाल था। कनकपाल ने 11 वर्षों तक शासन किया। दूसरा जो पंवार वंश था दोस्तों शासक था वह श्यामपाल था, जिसने 26 वर्षों तक शासन किया था। तीसरा शासक प्रदुमन पाल था। जो 36वां राजा था दोस्तों वह अनंतपाल देव था। 37वां राजा अजयपाल था जो 31 वर्षों तक गद्दी पर बैठा था। 38वां राजा कल्याणपाल था और 43वां राजा जो शासक था दोस्तों वह बलभद्र शाह था। नेक्स्ट दोस्तों जो 44वां शासक था वह मानशाह था। 45वां शासक श्याम शाह था और 46वां शासक महीपति शाह था। 47वां जो शासक था दोस्तों वह पृथ्वीपति शाह था। 48वां जो शासक था मेदिनी शाह था। 49वां शासक फतेह शाह था और 50वां जो शासक था उपेंद्र शाह था दोस्तों। 51वां शासक प्रदीप शाह था। 52वां जो शासक था दोस्तों वह ललित शाह था। 53वां शासक जयकृत शाह था दोस्तों और 54वां शासक प्रदुमन शाह था। और जो 55वां शासक था दोस्तों सुदर्शन शाह था। दोस्तों थोड़ी मिस्टेक है इसमें भा है, लेकिन ये सुदर्शन शाह ही है दोस्तों, सब में प्रदुमन शाह ही है और ये भी जयकृत शाह ही है। तो ये 55वां जो शासक था दोस्तों सुदर्शन शाह था। कनकपाल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन रहा था। इन 52 गढ़ों में एक चांदपुर गढ़ भी था। चांदपुर गढ़ का जो राजा था दोस्तों वह भानु प्रताप था। भानु प्रताप का दूसरा नाम सोनपाल था। कनकपाल धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था दोस्तों। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कर दिया था। कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में की थी। चांदपुरगढ़ जो कि आपका चमोली में पड़ता है दोस्तों, इमेज में देख सकते हो आप। चांदपुरगढ़ चमोली में पड़ता है। पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न से लिखा गया कि कनकपाल मालवा से आए थे। कनकपाल गुर्जर देश से यहाँ आए थे। गुजरात व मालवा का एक भाग गुर्जर देश में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है अजयपाल। गढ़वाल का जो 37वां राजा था दोस्तों वह अजयपाल था। सभी 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीत लिया था। कवि भरत के मनोदय काव्य में अजयपाल की तुलना भीष्म भीम कुबेर इंद्र से की गई है। अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ 1552 ईस्वी में राजप्रसाद पराशद बनवाई थी दोस्तों। अजयपाल ने 1537 ईस्वी में राजधानी श्रीनगर लाया था। अजयपाल ने लगभग 1490 ईस्वी के आसपास 52 गढ़ों को जीत लिया था। 1491 में कुमाऊं के कीर्तिचंद ने अजयपाल को हराया था।
गढ़वाल का कृष्ण या भीम अजयपाल को ही कहा जाता है। गढ़वाल का राजा की कुल देवी राजेश्वरी थी। और देवलगढ़ में गोरखनाथ के पंथ के सन्यासी शतनाथ का आवास स्थल का उल्लेख मिलता है। अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। गोरखनाथ पंथ के अन्य अनुयायी भरहवीरी गोपीचंद थे। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी ग्रंथ के लेख जॉर्ज डब्ल्यू विग्स है। शावरी ग्रंथ के लेखक जो दोस्तों ठाकुर सूरवीर सिंह थे, यह हस्तलिखित एक ग्रंथ है। शावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदित्यनाथ कहा गया है। अजयपाल की मृत्यु 1519 ईस्वी में हुई थी। देवलगढ़ में विष्णु मंदिर के सामने की दीवार पर अजयपाल का पद्मासन की मुद्रा में चित्रित बना हुआ है। अजयपाल का उत्तराधिकारी कल्याण शाह था। देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख 42वें राजा सहजपाल का है। देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर में घंटी पर लेख राजा सहजपाल का है। रघुनाथ मंदिर देख सकते हो दोस्तों, जो आगे देवप्रयाग में पड़ता है। सहजपाल का शासनकाल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1548 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक रहा है। सहजपाल अकबर के समकालीन थे। सहजपाल के बाद 43वां जो राजा था दोस्तों बलभद्र शाह थे। सहजपाल को वीर गुणक सुखद प्रज्ञा कहा गया है। बलभद्र शाह के समय राजदूत भेजने की प्रथा प्रारंभ हुई थी। 1581 में ग्वालदम का युद्ध बलभद्र शाह व रुद्रचंद के बीच में हुआ था। ग्वालदम युद्ध में रुद्रचंद की हार के साथ सेनापति पुरुषोत्तम की पंथ की भी मृत्यु हो गई थी। बलभद्र शाह अब पहले राजा थे जिन्होंने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। बोले थे कि शाह की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक का नाम बताइए। तो बलभद्र शाह दोस्तों पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के साथ बलभद्र मतलब शाह लगाया था दोस्तों। लोग कहते हैं कि परमारों को शाह की उपाधि लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों मानशाह। मानशाह 44वें राजा थे। बलभद्र शाह का पुत्र जो है मानशाह था दोस्तों। मानशाह के लेख देवप्रयाग के क्षेत्रपाल मंदिर व रघुनाथ मंदिर में मिले हैं। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया के लेखक श्री फोस्टर हैं। फोस्टर ने इस पुस्तक में यूरोपीय यात्री विलियम की 1608 से 1611 की जो यात्रा का वर्णन किया है। इस पुस्तक में मानशाह का जिक्र करते हुए उसकी राजधानी श्रीनगर को बताया गया है। मानशाह का शासनकाल दोस्तों 1561 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक रहा था। मानशाह के काल में चंद शासक लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया और हार का मुंह देखना पड़ा। और दोस्तों 8वीं बार जब आक्रमण किया था तो 8वीं बार वे विजयी हो गए थे। 1605 ईस्वी में युद्ध में गढ़वाल सेना नायक खतड़ सिंह को मारा गया। इसी कारण कुमाऊं में खतड़ुआ महोत्सव भी मनाया जाता है। मानशाह का सेनापति नंदी था। मानशाह के समय गढ़वाल कवि भरत था जिसने मनोदय काव्य की भी रचना की है। कवि भरत को जागीर द्वारा ज्योति कराय की उपाधि दी गई है। मानशाह के समय 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें दोस्तों मानपुर नामक नगर बसाया था। इसने मानपुर जो नामक नगर है इसके द्वारा ही बसाया गया था मानशाह के द्वारा। मानोदय काव्य की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। मानोदय काव्य में मानशाह को सूर्य के समान सम्मान तेजस्वी, राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। मानशाह के समय पश्चिमी तिब्बत में दावा प्रांत था जिसे मानशाह ने जीत लिया था। दावा प्रांत का राजा मानशाह को 1.25 शेर सोना व 1/4 चिंग वाला मेंढा कर के रूप में देता था। मानशाह ने 7 बार चंद आक्रमण को विफल किया था। नेक्स्ट दोस्तों श्याम शाह। 45वीं जो राजा थे दोस्तों वे श्याम शाह थे। जागीरनामा से मिलता है इनका उल्लेख। मुगल शासक ने श्रीनगर शासक श्याम शाह को घोड़े व हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। श्याम शाह का शासनकाल 1611 ईस्वी से 1630 ईस्वी तक रहा। इसके समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके समय राजगुरु शंकर देव का भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। इन्हीं के समय शिरोमणि ग्रंथ की रचना हुई थी। श्रीनगर में श्याम शाही बाग बनवाया था इन्होंने ही। श्याम शाह ने सिलसरी नामक ग्राम में कुछ अंश विश्वनाथ जोगी को दान में दे दिए थे। श्याम शाह को विलासी राजा की उपमा दी गई थी। इनकी मृत्यु के पश्चात इसकी 60 रानियां सती हुई थी। श्याम शाह की कोई संतान नहीं थी। श्याम शाह की मुगल बादशाह जागीर से भेंट हुई। श्याम शाह ने तिब्बत पर आक्रमण कर 1 शेर स्वर्ण चूर व 1 चंवर गाय कर के रूप में प्राप्त की थी। श्याम शाह के समय जेसुएट पादरी श्रीनगर आए और 1624 ईस्वी में श्रीनगर होते हुए वे तिब्बत गए थे।
श्रीनगर पहुंचने वाले पहले पादरी अंततोनिया थे आंद्रो था दोस्तों। नेक्स्ट है महीपति शाह, श्याम शाह के चाचा, क्योंकि दोस्तों जो श्याम शाह थे उनके तो कोई संतान नहीं थी, तो श्याम शाह के जो चाचा थे महीपति शाह को गरुभंजन भी कहा जाता है। इसके पिता का नाम दुलारा राम था। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था। मुगल लेखों में इसे अक्खड़ राजा कहा गया है। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। इसका वर्णन एंड्राडे ने किया है। प्रथम अभियान में गढ़वाल सैनिक 12,000 थे। द्वितीय अभियान में सैनिकों की संख्या 20,000 हो गई थी। महीपति शाह ने भूलवश कुछ नागा साधुओं की हत्या करवा दी थी, जिसका पाप धोने के लिए महीपति शाह ने कुमाऊं युद्ध में बलिदान दे दिया था। महीपति शाह 1622 ईस्वी से गद्दी पर बैठे थे और 1625 में केशव राय मठ की स्थापना महीपति शाह ने ही श्रीनगर में करवाई थी दोस्तों। केशव राय मठ श्रीनगर, इमेज में देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार का मठ बनवाया था उन्होंने। ये जो है ये आपका केशव राय मठ है जो श्रीनगर में आपका पड़ता है दोस्तों। एंड्राडे और उसका सहयात्री मार्किबस था जो ईसाई धर्म का अनुयायी था। प्रचार के लिए महीपति शाह के समय गढ़वाल आए थे ये। महीपति शाह के सेनापति माधव सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास थे। रिखोला लोधी ने सिरमौर, तिब्बत एवं गढ़वाल के दक्षिणी भाग जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। माधव सिंह भंडारी छोटा चीन में तुमू युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी। कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर नगर जो है दोस्तों वह बसाया था। माधव सिंह भंडारी को गरुभंजक कहा जाता है। कर्णावती को ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती उपनाम से भी जाना जाता है। कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर नगर बसाया था। नेक्स्ट दोस्तों पृथ्वीपति शाह, 1440 में पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठते समय उनकी आयु मात्र 7 वर्ष की थी। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। महारानी कर्णावती को नाग कटनी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसने राजगढ़ी नामक स्थान को दूसरी राजधानी बनवाया था और वहाँ का राजा दिलीप शाह को बनाया था। देहरादून में पृथ्वीपुर शहर बसाया गया। 1636 ईस्वी में मुगल सेनापति शाहजहां नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षक कर्णावती थी, जिसकी सूझबूझ से मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कटवा दिए गए। तब से उन्हें नाग कटनी रानी के नाम से भी जाना जाता है। 1656 ईस्वी में मुगल सेना ने काशिम खां के नेतृत्व में आक्रमण किया। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा सुलेमान शिकोह को 1658 में शरण दी थी। सुलेमान शिकोह को अभागा शहजादा कहा जाता है। द्वारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। सुलेमान शिकोह ने 17 आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने सुलेमान शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया था। पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दिया था। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र मेदिनी शाह को कहा जाता है। टेरविनियर ने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में गढ़ राज्य के बहादुरी की प्रशंसा की है। सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जयसिंह को गढ़वाल भेजा था। मेदिनी शाह व राम सिंह जयसिंह का पुत्र था। यानी जो मेदिनी शाह व राम सिंह ने मिलकर सुलेमान को शिकोह को 1660 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पेश किया। मेदिनी शाह की दिल्ली में 1662 ईस्वी में मृत्यु की खबर औरंगजेब ने पत्र लिखकर पृथ्वीपति शाह को दी थी। 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद उसका पौत्र फतेह शाह गद्दी पर बैठा था। हाटकोटी की संधि पृथ्वीपति शाह व मनदाता प्रकाश के बीच में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों फतेह शाह। गढ़वाल का शिवाजी फतेह शाह को कहा जाता है। फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है। भेंगना का युद्ध गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह के बीच में 18 सितंबर 1688 ईस्वी में ये हुआ था। युद्ध का कारण सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता या पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना था। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया था। इस युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचित्र नाटक में किया गया है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक R.C. विलियम्स थे। मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नगर बसाया। गढ़वाल का अकबर फतेह शाह को कहा जाता है क्योंकि इनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न में प्रमुख श्री शशिधर डंगवाल, हरिदत्त नोटियाल, हरिदत्त थपलियाल, सहदेव, चंदोला आदि शामिल थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ के
रचयिता थे। श्री रतन कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेहशाह है। रतन कवि व मतीराम फतेहशाह का दरबारी कवि था। कविराज सुखदेव ने अपने ग्रंथ वर्तक विचार में फतेहशाह की वीरता का वर्णन किया है। फतेह प्रकाश ग्रंथ का संपादन ठाकुर सूरवीर सिंह ने किया है। ग्रंथ वर्तक कामदेव की रचना कवि मतीराम ने की है। फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की। फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु 3 ग्राम खुड़बुड़ा राजपुर और चामाशारी दान में दे दिए थे। फतेह शाह के पौत्र प्रदीप शाह ने 4 गांव छियावाला, भोजनवाला, पंडितवारी और घाटवाला गुरुद्वारा को दान में दिए थे। फतेह शाह का उत्तराधिकारी उपेंद्र शाह था। मौला राम ने इसे प्रीतम शाह कहा है। मतीराम ने फतेह शाह के समय गढ़वाल का वर्णन गढ़वाल को स्वर्णकाल भी कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ललित शाह। 1772 ईस्वी में ललित शाह गद्दी पर बैठा था। इसके समय सिखों ने 2 बार यानी 1775 और 1778 में देहरादून पर आक्रमण किए थे। इसके समय कुमाऊं का शासक जो था वह दीपचंद था। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्माचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया। मोहन चंद युद्ध से भाग गए थे। ललित शाह ने प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठा दिया था दोस्तों। हर्षदेव जोशी प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री बना। प्रद्युमन शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह। ललित शाह व सिखों के बीच सिरमौर का युद्ध 1700 यानी दोस्तों जो इसका सिरमौर का युद्ध हुआ था ये यानी जो दोस्तों ललित शाह व सिखों के बीच में सिरमौर का युद्ध 1779 ईस्वी में ये हुआ था दोस्तों। ललित शाह की मृत्यु मलेरिया के कारण हो गई थी। इसके बाद जयकृत शाह 1780 ईस्वी से यानी 1718 से 1785 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे रहे थे। बगवाली पोखर का युद्ध चंद सेना व पवार सेना के बीच में 1779 ईस्वी में हुआ था। बगवाली पोखर के युद्ध में मोहन चंद पराजित हुआ और रामपुर शासक नवाब फजीउल्लाह के यहाँ शरण ली थी। जयकृत शाह ने सिखों के आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना स्वीकार कर लिया था। राखी कर उपज का 5वां भाग होता था। नेक्स्ट दोस्तों प्रद्युमन शाह। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युमन शाह को गढ़वाल व कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया था। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युमन शाह को प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया, लेकिन मोहन चंद व लाल सिंह ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया। हर्षदेव जोशी बड़ी सेना लेकर पुनः अल्मोड़ा जीत लिया था दोस्तों। गढ़वाल का विलासी राजा पराक्रम शाह है। मौला राम के गढ़ गीता संग्राम में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। हर्षदेव जोशी के आमंत्रण पर गोरखों ने अल्मोड़ा पर 1790 में कब्जा कर लिया था। तो 1791 में गढ़वाल पर गोरखों ने आक्रमण किया। लंगूरगढ़ में गोरखों को हार का सामना करना पड़ा। 1791 में पराजित गोरखों पर 25,000 वार्षिक कर लगाया गया था। संवत 1851-52 अर्थात 1795 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ गया था। इसको गढ़वाल में इकावनी बागवानी के नाम से जाना जाता है। बावनी शब्द का प्रयोग गढ़वाल में भयंकर अकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। 1803 ईस्वी में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया। गोरखों ने अमर सिंह थापा व हस्ती दल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था। 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों ये खुड़बुड़ा का जो देहरादून में पड़ता है ये मैदान आप देख रहे होंगे गढ़वाल का है। 54वें महाराजा प्रद्युमन शाह। गढ़ नरेश ने बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई थी। लंडौर के गुजर राजा राजदयाल सिंह ने गढ़पति की सहायता की। 1786 में इसके समय गढ़वाल पर रोहिला आक्रमण हुए। 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे संवत 1851 से 52 के कारण इकावनी बावनी के नाम से भी जाना जाता था। प्रद्युमन शाह का शासन 1786 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक रहा। प्रद्युमन शाह के एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखों ने बंदी बना लिया था। अक्टूबर 1814 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। पवार वंश का पहला साक्ष्य देवप्रयाग अभिलेख में 1455 ईस्वी से
राजा जगतपाल का था। राजा जगतपाल का देवप्रयाग का ताम्र अभिलेख, आप देख सकते हैं दोस्तों इस भाषा में ये लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा उत्तराखंड का इतिहास का पार्ट 3। और दोस्तों अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे 4th पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि हम जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।